क्यों कुछ खास तरह की बहस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती? जैसे आपकी आस्था की डिबेट है, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ की डिबेट है या फिर किसी फ़िलॉसफ़ी की डिबेट है। ये तब से है जब से इंसान ने सोचना शुरू किया अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? तब से ही ये सब डिबेट चली आ रही हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा कन्क्लूज़न नहीं निकल पाया जिस पे हम सर्वमत से सहमत हों। और इसी तरह की डिबेट पे हमने पिछली 2 वीडियोज़ में अपने बात की है। एक जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब की डिबेट थी, एक अरविंद और लक्ष्य के बीच की जो डिबेट थी, वीगनिज़्म को लेके और ईश्वर है या नहीं, इन सब टॉपिक पे वो डिबेट थी। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिबेट किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाती, वो है पैराडॉक्स ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव। यानी कि इन मुद्दों पे जो भी डिबेट होती है, तो हम चीज़ों को अपने व्यक्तिगत नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी वीगनिज़्म पे, लक्ष्य और अरविंद के बीच की वो डिबेट थी, जो दोनों ही पर्सनैलिटी थी, वो अपना-अपना व्यक्तिगत नज़रिया वहाँ पे रख रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टकराव उन दोनों के बीच में था। लेकिन अगर हम एक एज़ ए थर्ड पर्सन देखें, तो दोनों में कोई टकराव नहीं था। दोनों ही सेम बातें ही कह रहे थे। जैसे उस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि दोनों का जो विचारधारा है वो एक ही है। जस्ट वो उस विचारधारा में, उस सर्कल में इंसानों को रख रहा है और वो उस सर्कल में जानवरों को रख रहा है। तो वहाँ दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। जस्ट वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से ही वो पूरी डिबेट थी। तो ये काफ़ी बड़ा एक रोल अदा करता है जब इस तरह की किसी मुद्दे पे डिबेट होती है कि हम अपने-अपने पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं, लेकिन हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते। और इसी से हमारा दूसरा पॉइंट निकलता है कि इस तरह के मुद्दों पे परिभाषा सबकी एक जैसी नहीं होती और हर परिभाषा में कुछ लूप होल होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। फिर से उदाहरण के लिए अगर उसी डिबेट की बात करें अरविंद और लक्ष्य की, तो दोनों की जो नैतिकता की परिभाषा भी थोड़ी अलग-अलग थी। अरविंद जानवरों को और इंसानों को एक साथ मान रहा था उसकी नैतिकता के हिसाब से, लेकिन लक्ष्य उसको मतलब अलग-अलग देख रहा था कि इंसान पहले जानवर बाद में। जानवरों को परिभाषित करने के लिए भी वो अलग-अलग शब्द यूज कर रहे थे। अरविंद उसमें जानवरों को एज ए इंडिविजुअल बोल रहा था, जबकि लक्ष्य उन्हें इंडिविजुअल नहीं मान रहा था। तो इस तरह से उन दोनों की परिभाषाएं अलग-अलग थी बहुत सारी चीज़ों को लेके। जैसे उस वीडियो कमेंट में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो, आप वो चीज़ गलत बोल रहे हो। फिर मैंने उनको यही समझाया कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप वो समझ ही नहीं पा रहे। मैं हाथी की पूँछ की बात कर रहा हूँ और आप हाथी की सूंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको समझना होगा कि जब सामने वाला कुछ बात रखे, कुछ बात बोले, तो उन दोनों की अगर परिभाषा अलग है, तो वो एक मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपकी डेफिनेशन सेम नहीं है। उसके बाद जो हमने बात की थी कि उसकी डेफिनेशन में लूप होल होते हैं, कमियां होती हैं उन परिभाषाओं में। जैसे अगर कभी राष्ट्रवाद की डिबेट होगी और उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे हैं, राष्ट्र की परिभाषा उन दोनों के लिए अलग-अलग है। उनमें से एक के लिए ज़मीन का टुकड़ा या ज़मीन पे जो नक्शा है, वो उसका देश है, उसका राष्ट्र है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं, वो एक राष्ट्र बनाते हैं। ज़मीन उसके लिए राष्ट्र के अंदर नहीं आती। तो जब वो दोनों डिबेट करेंगे, तो उन दोनों को लग सकता है कि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इंसानों की बात कर रहा है, एक व्यक्ति ज़मीन की बात कर रहा है, सीमाओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो जब दोनों डिबेट करेंगे, तो एक कंक्लूज़न पे उनका आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जब तक वो अपनी डेफिनेशन को सुधार ना ले, दोनों एक डेफिनेशन पे ना आएँ। अगर अलग-अलग डेफिनेशन पे बात करेंगे, तो वो बात कहीं की कहीं जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि ज़्यादातर ये चीज़ें भौतिक नहीं होती। जैसे मैंने कहा था कि नैतिकता की बात हो, ईश्वर की बात हो, धर्म की बात हो या फिर आपकी कोई पर्सनल वैल्यू है उसकी बात हो, कोई दर्शन शास्त्र में कोई विचारधारा है उसकी बात हो, वो भौतिक नहीं होती। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको रमेश और सुरेश में देखना है कि कौन तेज़ भाग सकता है, तो आप उनकी दौड़ लगवा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 आप जितनी चाहे उतनी उनकी दौड़ लगवा सकते हैं और एवरेज देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा बार जीता। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, रमेश ज़्यादा तेज़ भागता है या सुरेश ज़्यादा तेज़ भागता है, क्योंकि वो दोनों ही भौतिक हैं। लेकिन अगर हम किसी काल्पनिक या अभौतिक चीज़ की बात करेंगे, तब उसमें हम कभी भी जीत नहीं पाएँगे। तो यहाँ अगर एक व्यक्ति बोलता है कि गोकू ज़्यादा ताकतवर है और दूसरा बोलता है कि वन पंच मैन वाला साइतामा ज़्यादा ताकतवर है, तो उन दोनों के बीच में आप जितनी मर्ज़ी डिबेट कर लो, कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं और दोनों ही अलग-अलग यूनिवर्स के हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करना मेरे ख्याल से बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो इस तरह की डिबेट अगर आप करोगे इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करते हुए, तो आप किसी भी एक मतलब सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ दोनों खुश हों। तो अगर वो चीज़ भौतिक नहीं है, तो बहुत कम चांसेज़ हैं कि अगर 2 विचार वहाँ टकरा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक जीतेगा या दोनों में से कोई एक सही साबित होगा। क्योंकि दोनों ही काल्पनिक हैं या अभौतिक हैं, तो उनको किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ़ में हम
नहीं देख सकते कि कौन सा बेहतर है या कौन सा बुरा है। यहीं से हमारा चौथा पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है इन सब डिबेट के फेल होने पे या कोई कंक्लूजन ना निकलने पे। वो ये है कि जब भी 2 व्यक्ति वहाँ डिबेट करते हैं, वो सिर्फ़ अकेले 2 व्यक्ति वहाँ डिबेट नहीं करते। उनकी जो विचारधारा है, जहाँ से उन्होंने सीखा, उनका जो ट्राइब है, यानी कि जहाँ से वो सीख रहे हैं, जहाँ पे वो सिखा रहे हैं, यहाँ फिर जनरेशन से जो वो सीखते आए हैं जिन लोगों से, उन सब की इज़्ज़त का, उन सब की समझदारी का वज़न वो अपने कंधों पे लेके वहाँ पे डिबेट करते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति हार मानता है अपनी, तो वो सिर्फ़ अकेला व्यक्ति हार नहीं मानता। वो जो उसका ट्राइब है, जो उसके जनरेशन से वो सीखते आए हैं, जिन लोगों से वो सीख रहा है, जिन लोगों को वो सिखा रहा है, उन सब की इज़्ज़त वहाँ पे दाँव पे लगी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति के मन में ये सब चल रहा होता है, तो वहाँ पे उसका ये मानना कि हाँ, मैं गलत हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहीं से हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शायद पर्सनल सेटिंग्स में 2 व्यक्ति अगर डिबेट करेंगे, तो वो मान सकते हैं कि हाँ, मैं गलत हूँ या आप सही हो। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में आप डिबेट करोगे, आप 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने या फिर ऑनलाइन डिबेट करोगे जहाँ पे आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उस जगह पे अगर कोई 2 व्यक्ति इस तरह से डिबेट करेंगे, जैसे मैंने बताया वो अकेले वहाँ नहीं आते, जिन लोगों से वो सीख रहे हैं, जनरेशन से, उनका जो ट्राइब है, उन सब की इज़्ज़त और समझदारी का भार लेके वो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे मतलब एक पब्लिक प्लेस में अपनी हार मानना काफ़ी ज़्यादा, अपने आप को गलत मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसी वजह से भी ये सभी डिबेट फेल होती है। अगर ये किसी प्राइवेट सिचुएशन में रखी जाए, तो शायद एक अच्छा कंक्लूज़न निकल सकता है, कोई ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है कि दोनों ही जो पार्टी होगी वो खुश होगी उस निष्कर्ष से कि हाँ, ये सही है। और यहाँ इस लिस्ट का आखिरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट आता है, जो मुझे लगता है कि किसी भी डिबेट में सॉल्यूशन भी दे सकता है और प्रॉब्लम भी यही क्रिएट करता है। वो ये है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए किसी भी डिबेट में ये मानने के लिए कि हाँ, मैं गलत हूँ। मेरी विचारधारा यहाँ पे गलत है, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए और ज़्यादातर लोगों में ये हिम्मत नहीं होती कि वो किसी डिबेट में मान ले कि हाँ, मैं इस मुद्दे पे गलत हूँ, इस विषय में मैं गलत हूँ, आप सही हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी होती है और यही सॉल्यूशन भी होता है कि आप इतनी हिम्मत रखें अगर आप किसी डिबेट में हो कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो ये 6 पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि जो इस तरह के विषय पे किसी कंक्लूज़न पे पहुँचने हमें नहीं देते। अगर आप भी इस लिस्ट में कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। धन्यवाद।